है राहुल, जिस तरह की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है और जैसे चिंतन कह रहे हैं 45-48 से सपोर्ट है यहाँ पर और 65 जैसे लेवल्स ऊपर में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आने वाले साल में। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से सिल्वर प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं? सिल्वर प्राइसेस जैसे मैंने पिछली बार भी काफी टाइम बताया कि चांदी में स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है और ओवरऑल नेक्स्ट फेस्टिव सीजन के आसपास हम लोग जो दिवाली के आसपास 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के आसपास चांदी दिख रही है। चांदी में कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रांग है, इन स्तरों पे भी कंज्यूमर की डिमांड काफी अच्छी है और वेडिंग भी बाइंग भी स्ट्रांग हो रही है और वेडिंग बाइंग भी क्वांटिटी वाइज बाइंग हो रही है। ऐसा नहीं कि चांदी के दाम बढ़ गए तो क्वांटिटी कम हो रही है, क्वांटिटी बाइंग वही उतनी ही हो रही है जो उससे पिछली बार कस्टमर 10 किलो बाइंग कर रहा होगा फेस्टिव वेडिंग के लिए, तो अभी भी 10 किलो ही बाइंग कर रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। तो ये बहुत अच्छी साइन है और इन इन प्राइजेस पे भी इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी स्टेडी है। लोगों रेगुलरली कॉल्स आ रहे हैं कस्टमर्स के, चांदी बाइंग करनी है नहीं करनी है, और वो होल्ड कर रहे हैं। इतनी चांदी प्राइसेस हाई होने के बावजूद भी चांदी का जो रिसाइकलिंग है या चांदी का जो ओल्ड मटेरियल आता है वो काफ़ी नेग्लिजिबल है। तो ओवरऑल कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को काफ़ी कॉन्फिडेंस है सिल्वर की प्राइसेस में और इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न देखा हुआ है, तो वो होल्ड करके रख रहे सिल्वर को। राहुल, अगर हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की डिमांड की बात करें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो किस तरह से वो देखते हैं, कितना इंक्रीज है लास्ट ईयर से? सी इन्वेस्टमेंट डिमांड के एग्जैक्ट नंबर्स आपको देखो ईटीएफ में देखेंगे, ईटीएफ में जिस हिसाब से लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के चांदी की बाइंग की और एसआईपी बाइंग भी काफ़ी स्ट्रांग हो रही। चांदी एक काफ़ी बल्कि कमोडिटी है, तो चांदी को फिजिकली बाय करके होल्ड करना डिफिकल्ट है। तो काफ़ी कंज्यूमर्स, मेजोरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स ईटीएफ में शिफ्ट हो रही है। आपने लास्ट मंथ के जैसे इम्पोर्ट के नंबर्स भी देखे तो काफ़ी स्ट्रांग थे। वो एक रिजल्ट था कि ईटीएफ तो काफ़ी स्ट्रांग बाइंग हो रही है और एसआईपी के जरिए से भी काफ़ी स्ट्रांग बाइंग हो रही है। राहुल, जो प्रीमियम हमने इंडियन मार्केट्स में बनता हुआ देखा था वो ये भी दिखा रहा था कि फिजिकल खरीदारी भी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर। जो लोग यहाँ पर कैश में, जैसे आपने कहा, जो लोग 10 किलो ले रहे थे वो अभी भी 10 किलो ही ले रहे हैं, शायद ज़्यादा भी ले रहे हैं। जो लोग पिछले साल नहीं ले रहे थे वो भी इस साल ले रहे हैं बिकॉज चांदी ने जिस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। तो क्या ये नए पार्टिसिपेंट्स का भी नंबर बढ़ा है? हाँ, ओवरऑल ओवरऑल बेस चांदी की बेस काफ़ी बढ़ गया है और उसका एक और चीज़ जिसने फैक्टर इन किया है गोल्ड की प्राइसेस ने, बिकॉज काफ़ी गोल्ड की प्राइसेस हाई होने के कारण काफ़ी लोगों ने सिल्वर में शिफ्ट भी किया है। एक और काफ़ी अच्छा लास्ट हम लोगों ने एक साल से जो ट्रेंड देखा है, नंबर ऑफ एडिशंस ऑफ सिल्वर स्टोर्स हैज़ इंक्रीज मल्टीफोल्ड। जिस गोल्ड के मुकाबले चांदी के जो स्टोर्स ओपन हो रहे हैं और चांदी के जो स्टोर्स ओपनिंग के जिस लोगों का इंटरेस्ट है काफ़ी स्ट्रांग है। वो इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि कंज्यूमर डिमांड है इसलिए लोगों के चांदी के स्टोर के स्टैंड अलोन स्टोर खोलने। तो नया बेस क्रिएट हो रहा है, लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग फ्रॉम गोल्ड से चांदी के अंदर मूव कर रहे हैं, स्पेशली सिल्वर ज्वेलरी के अंदर। तो ओवरऑल बेस काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो समझाने के लिए कि क्लियरली जहाँ तक प्राइसेस की बात है 2.5 लाख जैसे लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इन्वेस्टमेंट डिमांड, इसमें बजट बाइंग नहीं हो रही है। जो लोग जो क्वांटम लेना चाहते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर ले रहे हैं और स्टैंड अलोन चांदी के स्टोर्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं क्योंकि ये मार्केट काफ़ी बढ़ रहा है। लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर सोने के प्राइस बहुत बढ़ने की वजह से भी चांदी की तरफ यहाँ पर ज़्यादा रुझान दिखाता हुआ नजर आया है। डॉक्टर खान, नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ओवरऑल जो हम ये प्रोडक्शन एस्टिमेट सरकार की तरफ से आता हुआ देख रहे हैं, अगर आपने इसे पढ़ा है तो जिस तरह से हमने वीट राइस में ऑफ कोर्स यहाँ पर जिस तरह की रिकॉर्ड प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि राइस अब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बन चुका है? थैंक यू मनीषा जी। ये बात सही है कि आइडियली तो कंट्री को एक्सपेक्टेड था और होना भी चाहिए कि पल्सेस बढ़े एंड ऑयल सीड का उत्पादन बढ़े ताकि इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो। लेकिन इसका रिवर्स हो गया है। तो जहां कंफर्ट ड्रा कर सकते हैं कि राइस पैदावार बढ़ गई है तो ओवरऑल राइस के प्रोस्पेक्ट एक्सपोर्ट के लिए बढ़ जाएंगे। राइस भी एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर कंट्री कंसिस्टेंटली ओपन अप करे तो बासमती एंड नॉन बासमती राइस दोनों के एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज इस टाइम पे बढ़ी हुई हैं। थोड़ा जो मेज का उत्पादन बढ़ा है वो कंफर्टिंग है, लेकिन कंसर्न जो है वो मेंटेन्ड है क्योंकि इस टाइम पे प्राइसेस जो है वो नॉर्थवर्ड्स जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो पल्सेज एंड ऑयल सीड का, इस पे सरकार को रिलुक करना पड़ेगा। तो राइस का बढ़ना उतना हैप्पी सिचुएशन नहीं है जितना इन दोनों पल्सेज एंड ऑयल सीड का ड्रॉप करना है। लेकिन राइस भी कंसर्न ऐसा बड़ा है, ज्यादा उत्पादन ऐसा नहीं है। पॉइंट टेकन। डॉक्टर खान, जैसे आपने कहा कि जहाँ तक दालों और खाने के तेलों की बात है, यहाँ पर सरकार सदा लगातार यहाँ पर सेल्फ सफिशेंसी की बात करती रही है। खाने के तेल में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको वो लगता है कि दालों में ये शायद अचीवेबल है? बिकॉज नॉट टू लॉन्ग बैक हम एक्चुअली दालों में काफ़ी हद तक सेल्फ सफिशिएंट थे।
मुझे लगता है कि प्राइसेस और बेटर करें, लेकिन मोर देन द प्राइसेस, प्राइसेस तो ऑलरेडी किसान को अगर देखें तो इट इज मोर प्रॉफिटेबल देन राइस अभी। अभी करना क्या है कि टेक्नोलॉजी सपोर्ट जो देने की जरूरत है वो बेहतर करें, और बुआई से पहले ही बेटर प्राइसेस का जो भी अनाउंसमेंट करना है वो कर देना चाहिए, ताकि किसान को पता चले कि और हायर प्राइसेस मिलने जा रहे हैं। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूँ कि डिमांड है, प्राइसेस अच्छे हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलना चाहिए किसान को इस टाइम पे दालों के लिए और तिलहन के लिए, उसमें थोड़ी कमी है। तो इनके दोनों के जो मिशंस हैं उनको और बेहतर तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के साथ और खास करके कारपोरेट्स को ऑनबोर्ड करके अगर करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगले साल जैसा हमने कुछ साल पहले देखा था कि दालों में हम करीब करीब सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, तो दोनों के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी देखने को अगले सालों में मिलेगी। डॉक्टर खान, सीड बिल एक और चर्चा का जरिया फिलहाल यहाँ पर बना हुआ है। कई सालों से कई सारे सीड बिल्स, ड्राफ्ट बिल्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद ये ड्राफ्ट बिल सीड एक्ट में तब्दील हो ही जाएगा। किस तरह से आपने देखा है ये लेटेस्ट वाला, और क्या कुछ चेंजेस ये इंडियन मार्केट्स में लेके आ सकता है? ऑलमोस्ट 20 साल तक हम लोग डिलिब्रेट करते रहे। जो पहला ड्राफ्ट आया था हम लोग समझ रहे थे 2006 में, 7 में, 9 में, 10 में वो एक्ट बन जाएगा, लेकिन इतना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में डिपोजिशंस होते रहे डिफरेंट ग्रुप्स के, अल्टीमेटली कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट से कंफ्लिक्टिंग व्यूज आती जाती रही थी। इस बार मुझे आपका जो ऑप्टिमिज्म है मैं उसको शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि इस साल पुराने सारे जो कंसल्टेशंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार प्रोसीड कर जाएगी। तो बड़ी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल तो बढ़ते जा रहा है। अगर आप ये देख लें, जो ग्रेन्स के जो सीड्स हैं उनको छोड़ दें तो बाकी वेजिटेबल्स में या जो स्पेशलिटी आइटम्स है उसमें सब में, राइस में, कॉर्न में, सब में प्राइवेट सेक्टर का 90% प्लस का योगदान है। तो हाइब्रिड राइस का या आर&डी को प्रमोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर&डी का प्रमोशन जो है वो सीड्स में और एनकरेज करें, ताकि बेटर क्वालिटी सीड निकल के आए, फार्मर्स का कंपटीशन और बढ़ेगा, ये मुझे लगता है। लेकिन जो कंसर्न रहा है वो रेगुलेशन को लेके ज्यादा रहा है कि सीड जब फेल होता है तो किसकी जिम्मेदारी फिक्स हो और क्विकली फिक्स हो। तो आर&डी प्रमोट करना और रेगुलेटरी सिस्टम को और स्ट्रेंथन करना, ताकि कोई जो फ्लडिंग इस फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं उन पे कंट्रोल लगाया जा सके। डॉक्टर खान, जैसे आपने कहा कि 70% सीड एज एन इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर के पास है, और उसके बीच में भी अगर हम देखें तो ये 50-50 इंडियन एंड 50% ग्लोबल कंपनीज का यहाँ पर ज़्यादा हाथ है। किस तरह से आप यहाँ पर ग्रोथ आता हुआ देखते हैं? आपको लगता है कि इंडिया ज़्यादा यहाँ पर काम कर सकता है? आई थिंक हैविंग सेड दैट, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो सीड की है वो यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में है। किस तरह की ग्रोथ हम यहाँ पर आता हुआ देख पाएंगे? मुझे लगता है अभी मनीषा जी 3 महीने पहले हम लोगों ने हैदराबाद में इंडिया अफ्रीका सीड समिट किया था। तो अफ्रीकन डेलीगेशन काफी आए थे। उनको इंडिया से सीड में जो सपोर्ट मिल सकता है वो दुनिया में कहीं और से नहीं मिल सकता है। तो अब इंडियन सीड की ग्लोबल मार्केट बन रही है। तो इंडियन कंपनीज अभी स्टेचर में, साइज में, फाइनेंशियल कैपेसिटी में कम से कम अगले 10 सालों में 5 टाइम्स बढ़ेंगी। तो जो रेशियो है इंडियन कंपनीज वर्सेस एमएनसी का मार्केट शेयर का, वो मुझे लगता है थोड़ा इंप्रूव करेगा इन फेवर ऑफ इंडियन कंपनीज, फॉर द फैक्ट कि वो इंडिया में भी मार्केट एक्सपेंड कर रही है और ग्लोबल जो मार्केट का इंटरेस्ट है जहां पे अभी इंडियन कंपनीज नहीं थी वो सब जाना शुरू कर दी है। अगले बार फिर इंडिया अफ्रीका समिट 10, 11, 12 सितंबर को हैदराबाद में कर रहे हैं हम, इंडिया अफ्रीका समिट। तो उसमें भी फिर से मुझे लगता है कि इंडियन कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सीड रेगुलेशन, ये सीड बिल भी जो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे लगता है उससे भी इंडियन इंडस्ट्री को आर&डी सपोर्ट का एलोकेशन है, जो फाइनेंशियल इंसेंटिवेशन है वो मिलेगा। तो ये बेहतर सिचुएशन आएगी।